हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, वर्ग 3 का पेपर जल्द ही होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करा रही है और आज के 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ इजी एक्सप्लेनेशन। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे उसी क्वेश्चन को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में क्लिक करके आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहां पर क्या गलती की उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं। आइए शुरुआत करते हैं बाल विकास के 6वें भाग से। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। नहीं माना जा सकता है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार का अध्ययन सीखना। आइए समझेंगे इसके बारे में। आज शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रयास के तहत विशिष्ट शिक्षा के संप्रत्य को बल मिला है। सीखने के लक्षण के रूप में अनेक अधिगम सिद्धांतों को मान्यता मिली है। इसमें सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। वस्तुतः यदि अधिगम नहीं हो रहा हो तो उसे भी सीखने के लक्षण में सम्मिलित किया जाता है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार के में मध्यस्थता करती है। इसे भी सीखने के लक्षण में शामिल किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? इसका सही आंसर है दोस्तों बौद्धिक विकास। आइए समझते हैं इसको। अवधारणा या संकल्पना भाषा दर्शन का शब्द है। यह शिक्षण क्षेत्र में संज्ञानात्मक विज्ञान एवं मानसिक विकास से संबंधित होती है। बौद्धिक विकास में इसे बल मिलता है। बौद्धिक विकास विश्लेषण की क्षमता में वृद्धि करता है जिसमें विविध अवधारणाओं का जन्म होता है। इसके माध्यम से शिक्षा में प्रवृत्तियों के प्रयोग, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, रचना की प्रवृत्ति, सामाजिक प्रवृत्ति आदि को बल मिलता है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए क्या जरूरी है जिसकी जानकारी शिक्षकों को हो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार। आइए समझते हैं इसके बारे में। बालक व्यवहार के द्वारा ही कई उद्दीपकों से प्रभावित होते हुए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक नई प्रतिक्रियाएं करता है। उसके व्यवहार को देखकर ही अध्यापक यह अनुमान लगाते हैं कि वह किस उद्दीपक या परिस्थिति विशेष के लगाव से ऐसी प्रतिक्रिया करता है। अतः बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षकों को उनके व्यवहार के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विकास की दिशा का सिद्धांत। आइए समझते हैं इसके बारे में। विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। यह कथन विकास की दिशा का सिद्धांत है। बालक में विकास की दिशा के दो क्रम होते हैं। पहला सिर से पैर की ओर और दूसरा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। सिर से पैर की ओर के विकास को सेफ्लोकोडल मस्तकाधोमुखी भी कहते हैं। इसमें बालक के मस्तिष्क का विकास ऊपर से नीचे की तरफ होता है, जबकि दूसरे सिद्धांत को प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें विकास का क्रम शरीर के मध्य भाग से बाहर की तरफ होता है। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? इसका सही आंसर है दोस्तों आंखों का रंग। आनुवांशिकता अर्थात जेनेटिक्स जो हमें अपने माता पिता, अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है। आइए और समझते हैं इसके बारे में। आनुवांशिक कारकों के अंतर्गत
माता पिता से उनके बच्चों में जाने वाले कारकों को शामिल किया जाता है। इनमें शारीरिक संरचना, अंतःस्रावी ग्रंथियों एवं स्नायुमंडल को सम्मिलित किया जाता है। शारीरिक संरचना के अंतर्गत शरीर का रंग, आँखों का आकार, आँखों का रंग, बालों का रंग एवं स्वास्थ्य आदि को शामिल किया जाता है। 6th क्वेश्चन पढ़ेंगे, माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकता। आइए और समझेंगे इसके बारे में। माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण का संतानों में अवतरित होना अनुवांशिकता कहलाती है, अर्थात जेनेटिक्स। अर्थात बालक अपने माता पिता के शारीरिक व मानसिक गुण प्राप्त करता है और यही क्रम कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। B.N. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम के माध्यम से ही बालक शरीर का ढांचा, रंग, आकार आदि अपने माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संपर्क से। आइए समझते हैं इसको। मानव अपने वातावरण के द्वारा स्वयं कुछ न कुछ सीखता है। यह सर्वविदित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज के अंदर रहता है एवं समाज से ही सीखता एवं उसे सिखाता है। इन सब में संपर्क एक माध्यम की भांति कार्य करता है, जो नए नए अनुभवों के माध्यम से सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया को न केवल प्रारंभ करता है बल्कि उसे सफल भी बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संवेदनात्मक। आइए समझते हैं इसको। बच्चों के विकास में अभिभावक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस भूमिका के निर्वाह में स्कूलों के साथ उनका अच्छा तालमेल और समन्वय वाला रिश्ता होना चाहिए। माता पिता और उनके बच्चों के मध्य का रिश्ता अत्यंत संवेदनशील होता है। बच्चों के प्रत्येक सकारात्मक और नकारात्मक व्यवहार उनके अधिगम के सही और गलत तरीकों के मध्य अंतर को परिभाषित करने में अभिभावक की भूमिका होती है। इससे बच्चों के विकास को बल मिलता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, चेस अर्थात शतरंज तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे चेस, यह कैसा गेम है? लड़ाई वाला है? बिल्कुल नहीं। प्रायोगिक है? नहीं। गतिमान है? नहीं। यह एक बौद्धिक खेल है जिसमें हमको अपनी बुद्धि का उपयोग कर कर इस खेल को खेलना रहता है। और समझते हैं इसके बारे में। चेस अर्थात शतरंज खेल एक बौद्धिक खेल माना जाता है, क्योंकि चेस बोर्ड पर जितने भी मोहरे होते हैं उन सभी की चाल के तरीके एवं दाव होते हैं। सभी मोहरों की मारक क्षमता भी अलग अलग होती है, अतः इन सभी को समझना बौद्धिकता से भरपूर होता है। इसलिए चेस खेल को बौद्धिक खेल कहा जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कणा को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंस कोलबर्ग। आइए और पढ़ते हैं इनके बारे में। नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कणा को लॉरेंस कोलबर्ग ने प्रतिपादित किया था। बच्चों से किए गए साक्षात्कार द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर कोलबर्ग ने नैतिक चिंतन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहला, रूढ़िपूर्व अवस्था में चिंतन, दूसरा रूढ़िगत चिंतन और तीसरा रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, संभाव्य या निकट विकास का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की देन है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लेव वाइगोत्स्की। आइए और जानते हैं इनके बारे में।
संभाव्य या फिर निकट विकास का सिद्धांत लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की ने दिया था। ये पूर्व सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। उनका कार्यक्षेत्र विकास मनोविज्ञान था। उन्होंने इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा कि तर्क शक्ति का विकास चिन्हों एवं प्रतीकों के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में किस कथन से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और संयोग से उत्पन्न होता है। आइए और समझते हैं इसके बारे में। प्रगतिशील शिक्षा पारंपरिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का परिणाम है। इस शिक्षा को शुरू करने का कार्य अमेरिकी मनोविज्ञानी जॉन डीवी ने किया था। इस शिक्षण पद्धति में अलग अलग बच्चों के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया में अंतर रखते हुए शिक्षण पूरा किया जाता है। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि शिक्षा प्रत्यक्ष अनुभव एवं संयोग से संपन्न होती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों कक्षा में विविधता बढ़ाती है। क्या? समावेशी शिक्षा। और समझते हैं इसके बारे में। शिक्षा का एक ऐसा स्वरूप जिसमें समाज के सभी वर्गों के मध्य मतभेदों को मिटाकर शिक्षण कार्य किया जाता है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। इस तरह की शिक्षा से कक्षा में विविधता एवं सृजनशीलता को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक गतिशीलता से वंचित रहने का क्या कारण है? इनका मुख्य कारण है शिक्षा से वंचित रहना, अर्थात शिक्षा से दूर रहना, शिक्षा ना मिल पाना। यह अनुसूचित जाति के लोगों की गतिशीलता से वंचित रहने का मुख्य कारण है। आइए और देखते हैं इसके बारे में। व्यक्तियों, परिवारों या अन्य श्रेणी के लोगों का समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में गति को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इस गतिशीलता से समाज के मध्य विभेद समाप्त हो जाते हैं। साथ ही विभेद के लिए जिम्मेदार जाति, पंथ आदि सभी को नकार दिया जाता है। सामाजिक गतिशीलता के अभाव के पीछे सबसे बड़ा कारण शिक्षा का अभाव है, जिससे आज भी समाज का एक वर्ग वंचित है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आता है? दोस्तों शब्दों को समझेंगे। विकलांग बालकों की श्रेणी। विकलांग बालकों की श्रेणी का इसका सही आंसर होगा मानसिक दोष युक्त। अगर छात्र मानसिक दोष युक्त है या मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो वह विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आता है। इसको और समझेंगे हम। शारीरिक निर्योग्यता एक व्यापक शब्द है। यह किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, ऐंद्रिक व बौद्धिक विकास में किसी भी प्रकार की कमी को दर्शाता है। इसके लिए मनोविज्ञान में अशक्तता शब्द का उपयोग किया जाता है। बालक के विकास में दृष्टि दोष, श्रवण दोष एवं वाणी दोष बाधक होते हैं जो उसके अधिगम को प्रभावित। अतः मानसिक दोष शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अफेजिया किससे संबंधित विकार है? विकार, अफेजिया। इसका सही आंसर है दोस्तों भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता। ये है अफेजिया का विकार, संबंधित है। आइए समझेंगे इसको और। अफेजिया को हिंदी में वाचाघात कहते हैं। यह मस्तिष्क की एक ऐसी विकृति है जिसमें व्यक्ति को बोलने, लिखने तथा बोले गए शब्दों एवं लिखे हुए पाठों को समझने या प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता एवं स्थायी विकार उत्पन्न होता है। भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता अफेजिया से संबंधित विकार है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? क्या नहीं है अर्थात समझेंगे प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरों के साथ लड़ना। अगर कोई दूसरों के साथ लड़ता है
तो यह प्रतिभाशाली होने का कोई संकेत नहीं है। आइए समझते हैं इसके बारे में। सामान्य रूप में सभी बालक समान होते हैं, किंतु जब मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उनका बौद्धिक परीक्षण किया जाता है तो उनकी मानसिक क्षमता में अंतर दिखाई देता है। अतः वृद्धि परीक्षण पर उच्च बुद्धि क्षमता बालक प्रतिभाशाली होते हैं। उनके विचारों में सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति एवं में अनूठापन एवं मानसिक कौतूहल दिखाई देता है। तर्कणा के कितने प्रकार होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। तर्कणा के 5 प्रकार होते हैं। आइए और देखते हैं इसके बारे में। तर्कणा एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है। व्यक्ति तर्कणा के माध्यम से अपने ज्ञान को क्रमबद्ध करता है। यह 5 प्रकार का होता है। पहला निगमनात्मक तर्कणा, दूसरा आगमनात्मक तर्कणा, तीसरा आलोचनात्मक तर्कणा, चौथा सादृश्यवाची तर्कणा और पांचवा प्रसंगभाव्यता तर्कणा। आज का अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं हम। सीखने की किस विधि का प्रतिपादन बैंडूरा द्वारा किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेक्षण द्वारा सीखना। सही आंसर है प्रेक्षण द्वारा सीखना। आइए और समझते हैं इसके बारे में। सीखने की प्रेक्षण विधि का प्रतिपादन अल्बर्ट बैंडूरा ने किया था। बैंडूरा का यह मानना था कि मानव अपने वातावरण के द्वारा स्वयं कुछ न कुछ सीखता है, साथ ही वह समाज को सिखाता भी है। समाज द्वारा निर्देशित अधिगम को बैंडूरा ने सामाजिक अधिगम कहा है। दोस्तों मैं अपने इस वीडियो में जो भी बोलता हूं वो लिखा हुआ भी आपको स्क्रीन में दिखता है और मैं बहुत धीरे धीरे उत्तरों का उच्चारण करता हूं, जिससे आप इसे आराम से सुनते हुए सीख सकें और अगर सुनने में कहीं पे कुछ छूट गया तो उसे स्क्रीन में आप देख सकें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। नमस्कार दोस्तों।